जिनेंद्र, आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। उत्पादन फलन की संकल्पना को समझें। उत्पादन फलन क्या होता है? यदि हमें कोई उत्पादन करना हो तो हमें क्या चाहिए? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इन सभी से मिलकर हमें क्या प्राप्त होगा? उत्पादन। गेहूं, चावल, किसी भी चीज़ का आप उत्पादन इन्हीं साधनों से कर सकते हैं। तो उत्पादन फलन जो है इन दोनों के मध्य संबंध को बताता है। यानी उत्पादन फलन किसके मध्य संबंध को बताता है? उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन फलन आगत, उत्पादन के साधन क्या होते हैं? आगत, और जो उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्गत। तो उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन का फॉर्मूला होता है QX, फंक्शन है K और L का। K जो है पूंजी को बोलते हैं और L श्रम को बोलते हैं। तो श्रम और पूंजी के संयोग से जो हमने उत्पादन किया उसके फलनात्मक संबंध को कौन बताता है? उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से होता है। यानी उत्पादन फलन केवल यह बताता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, ना कि ये बताएगा कि कितनी कीमत का उत्पादन होगा। जब उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं तो हम किसी विशेष समय अवधि में अध्ययन करेंगे और इसमें तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया जाता है। यानी यदि आप हल से खेती कर रहे हैं तो हल से ही करें, और यदि आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं तो ट्रैक्टर से करें। तकनीकी दशाएं कैसी होंगी? स्थिर होंगी। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है, या आगत और निर्गत के मध्य संबंध को बताता है। इसका संबंध भौतिक मात्रा से है और कीमत से नहीं है। और उत्पादन फलन में उत्पादन की समय अवधि और तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन फलन की परिभाषा साइटोवस्की के अनुसार किसी भी फर्म का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। उत्पादन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का फलन है। यदि गणितीय रूप में रखा जाए तो इसे उत्पादन फलन प्रकार्य कहते हैं। वाटसन के अनुसार उत्पादन फलन क्या है? एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी उत्पादन फलन क्या है? भौतिक उत्पादन और भौतिक साधनों के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब जो उत्पादन फलन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो परिवर्तनशील अनुपात का फलन और दूसरा समान अनुपात का फलन। अल्पकाल में क्या होता है कि हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इसमें हम कुछ साधनों को तो स्थिर रख लेते हैं, और जैसे हमें उत्पादन बढ़ाना है तो दो साधन हमने स्थिर रखे और केवल श्रमिक को बढ़ाकर यदि हम उत्पादन बढ़ाएं तो वो कौन सा उत्पादन फलन होगा? परिवर्तनशील अनुपात का फलन। यानी इसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा उत्पादन फलन कौन सा है? समान अनुपात का फलन। समान अनुपात का फलन दीर्घकाल में होता है। दीर्घकाल में हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस सभी को डबल, ट्रिपल जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसमें उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम या परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझाएं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को पहले हम एक चित्र द्वारा समझते हैं, फिर देखेंगे इसे लिखेंगे कैसे। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप उत्पादन करना चाहते हैं, आपने भूमि को स्थिर रखा, पूंजी को स्थिर रखा, श्रम, संगठन, साहस में से केवल आपने श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन किया।
आपकी बहुत बड़ी भूमि है और आपने केवल एक श्रमिक को काम पे रखा है, तो आपका उत्पादन कितना हुआ? 10। अब जैसे जैसे आप श्रमिक की संख्या को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्पादन क्या है, ये बढ़ता जाएगा। अब आपके भूमि पर पहले 10 उत्पादन हो रहा था, अब दूसरे श्रमिक ने कितना किया? 20, यानी आपने श्रमिक को बढ़ाया और उत्पादन बढ़ गया। इसके बाद यदि आपकी भूमि इतनी ही बड़ी है कि इस पर 2 ही श्रमिक कार्य कर सकते हैं, इसके बाद भी आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, तो श्रमिक कुछ काम करेंगे, कुछ बैठे रहेंगे, कुछ काम करने वालों को रोकेंगे, तो आपका उत्पादन बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी अगला तीसरा श्रमिक लगाया तो उत्पादन कितना हुआ? 15। उसके बाद भी श्रमिक आप बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन आपका क्या होता है? घटता जाता है। यही क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। यानी परिवर्तनशील का अनुपात का नियम क्या बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर, जैसे हमने भूमि और पूंजी को क्या किया था? भूमि पूंजी में केवल हमने श्रमिक की संख्या को बदल रहे थे, भूमि और पूंजी को हमने क्या करा था? स्थिर। तो अन्य साधनों को स्थिर रखकर भूमि पूंजी स्थिर है। एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो श्रमिक की मात्रा को हम क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, पहले तो उत्पादन बढ़ता है लेकिन एक बिंदु के पश्चात उत्पादन क्या होता है? घटने लगता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। तालिका और रेखा चित्र की सहायता से इसे यदि हम देखें तो तालिका पहले और दूसरे श्रमिक को बढ़ाने पर उत्पादन क्या हुआ था? बढ़ा था। इसके बाद उत्पादन क्या है? घटने लगा था। 5वें श्रमिक के बाद उत्पादन क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद भी आप श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं तो उत्पादन घटता है। यानी तालिका से हमें स्पष्ट होता है कि पहले तो उत्पादन बढ़ता है लेकिन एक बिंदु के पश्चात फिर उत्पादन क्या होता है? घटने लगता है। रेखा चित्र में यदि हम देखें तो कुल उत्पादन को सबसे पहले हम देखते हैं। कुल उत्पादन पहले उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं, 1, 2, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है। ये देखिए बढ़कर यहाँ पर अधिकतम हो गया। तृतीय अवस्था में उत्पादन क्या है? घटने लगता है। औसत उत्पादन को हम देखें तो प्रथम अवस्था में औसत उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। तो ये देखिए ये बढ़ रहा है और अंत में अधिकतम हो गया। द्वितीय अवस्था में ये द्वितीय अवस्था है, इसमें ये गिर रहा है और तृतीय अवस्था में गिरता है। यदि सीमांत उत्पादन को हम देखें तो प्रथम अवस्था में पहले बढ़ता है फिर गिरने आरंभ कर देता है। ये बढ़ा और ये घटा P बिंदु के पश्चात। द्वितीय अवस्था में गिरता है और शून्य होता है। ये गिरा और यहाँ पर क्या हो गया? शून्य हो गया। ये शून्य बिंदु है। तृतीय अवस्था में गिरता है और ऋणात्मक हो जाता है। ये शून्य बिंदु है, इसके पश्चात ये ऋणात्मक हो गया। पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए। पैमाने का प्रतिफल क्या होता है कि जैसे यदि हम उत्पादन के सभी, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यदि उत्पादन के सभी साधनों को हम डबल कर दें तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कौन बताएगा? पैमाने का प्रतिफल। दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों को समान अनुपात में बदलने, मतलब इन सभी साधनों को हमने समान अनुपात में, सबको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, समान अनुपात में बदलें तो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। यानी उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बदलने पर उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। यह दीर्घकाल से संबंधित है और इसमें सभी साधन जो हैं परिवर्तनशील होते हैं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं।
पहली अवस्था है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों को, ये क्या है, उत्पादन के साधन में वृद्धि, और ये है उत्पादन में वृद्धि। मान लीजिए कि हमने उत्पादन के सभी साधनों को 10% बढ़ा दिया और उत्पादन क्या हुआ, 15% बढ़ गया, यानी जितना हमने साधनों को बढ़ाया उससे ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया। तो ये कौन सा है, बढ़ते प्रतिफल का नियम। जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने के फलस्वरूप उत्पादन के साधनों में वृद्धि की अपेक्षा अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, यानी जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उत्पादन में यदि अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम क्या है कि हमने उत्पादन के साधनों को 10% बढ़ाया और उत्पादन भी 10% बढ़ा, तो ये कौन सा हो गया, स्थिर प्रतिफल का नियम। यानी जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है। यानी स्थिर प्रतिफल क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो तो उसे हम उत्पादन के स्थिर प्रतिफल का नियम कहेंगे। पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम क्या है कि हमने साधनों को तो 15% बढ़ाया लेकिन उत्पादन केवल 10% बढ़ा, यानी उत्पादन कम बढ़ा, यानी ये क्या है, घटते प्रतिफल का नियम। यानी जब सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि साधनों के की गई आनुपातिक वृद्धि की अपेक्षा कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर प्रतिफल। देखिए ये तीनों एक जैसे हैं, केवल आपको देखिए शुरू की लाइन सभी में एक जैसी रहेगी कि जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि साधनों में की गई आनुपातिक वृद्धि की अपेक्षा यदि कम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, घटता प्रतिफल, और अधिक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ता प्रतिफल, और बराबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिर प्रतिफल। यानी परिभाषा एक जैसी है, केवल इसको कम, अधिक और बराबर लिखना है। पैमाने के प्रतिफल तथा परिवर्ती अनुपात के नियम में अंतर। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है कि यह मानता है कि हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस जो उत्पत्ति के साधन हैं, इसमें हम कुछ साधन को स्थिर रखेंगे और किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करेंगे। जबकि पैमाने का प्रतिफल का नियम क्या मानता है कि हम इन्हीं सभी साधनों को एक अनुपात में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी इन सभी साधनों को हम डबल, ट्रिपल, कितने भी एक अनुपात में इनको परिवर्तित, यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम केवल एक साधन में परिवर्तन को मानता है जबकि पैमाने का नियम सभी साधनों में परिवर्तन मानता है। परिवर्ती अनुपात के नियम में का संबंध अल्पकाल से है जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से, क्योंकि दीर्घकाल में ही हम सभी साधनों को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। पैमाना परिवर्ती अनुपात के नियम में पैमाना परिवर्तित नहीं होता। पैमाना कब परिवर्तित होता है, जब हम सभी साधनों को परिवर्तित करें, जबकि पैमाने के प्रतिफल में हम सभी साधनों को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए पैमाना भी बदल जाता है। प्रतिफल परिवर्ती अनुपात के नियम में बढ़ते, घटते और नकारात्मक प्रतिफल होता है। इसमें बढ़ते, घटते और स्थिर प्रतिफल का नियम होता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण हैं? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का यदि हम अर्थ देखें तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल का अर्थ होता है कि हमने उत्पादन के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इनमें जितनी वृद्धि की, मान लीजिए इतनी वृद्धि की, और उत्पादन में उससे अधिक वृद्धि हो। हमने उत्पादन के साधनों को तो 10% बढ़ाया लेकिन उत्पादन जो है वो 20% बढ़ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, यानी हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो रहा है। हमें ज़्यादा उत्पादन कब प्राप्त होता है, देखिए
जब हमारा मान लीजिए कोई कारखाना है, पहले हम कम उत्पादन करते थे, अब हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं। जब हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो हमें कुछ तो बचत प्राप्त होती हैं और कुछ आवचतें भी प्राप्त होती हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो यदि हमारी बचत ज़्यादा है, किससे? हानियों से, आवचतों से, तो हमारा पैमाने का बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होगा, यानी उत्पादन में हम जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। बढ़ता प्रतिफल दो कारणों से बचत अधिक होने के कारण प्राप्त होता है। बचतें दो प्रकार की होती हैं, एक तो आंतरिक बचत होती है और एक बाहरी बचत होती है। आंतरिक बचत जो होती है वो जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर कुछ कारण मौजूद होते हैं जिसके कारण कि ये बचतें प्राप्त होती हैं। आंतरिक बचतों में जैसे तकनीकी बचत, पहले हम हल से खेती करते थे, अब हम ट्रैक्टर से खेती करने लगे, तो नई टेक्नोलॉजी से खेती करेंगे, बचत अधिक प्राप्त होगी। श्रम संबंधी बचतें, हम श्रमिकों को प्रशिक्षण देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उत्पादन कर पाएंगे। प्रबंधकीय बचतें, जो प्रबंधक है पहले वो कम लोगों का निरीक्षण करता था, अब वो अधिक लोगों का प्रबंध करता है, तो ये प्रबंध संबंधी बचतें। वित्तीय बचतें, बैंक संस्थानें जो होती हैं वो बैंकिंग संस्थानों से जो हम लोन आदि लेते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर इसका अधिक अच्छे से प्रयोग हो जाता है। विक्रय संबंधी बचतें, जैसे मान लीजिए कि हम बड़े पैमाने पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं, पहले हम छोटे इतनी वस्तु एक ट्रक में भर के ले जाते थे तो भी वही किराया लगता था, अब हम पूरे ट्रक में भर के वस्तुएं ले जाते हैं तभी वही किराया लगेगा, तो ये क्रय विक्रय संबंधी बचतें हो जाएंगी। बाहरी बचतें, बाहरी बचतें मतलब कारखाने के बाहर जो एटमॉस्फेयर के कारण हमें बचतें प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में फैक्ट्री है वहाँ पर जो श्रमिक हैं वो सस्ती दर पे उपलब्ध होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? बाहरी बचतें। परिवहन और संचार, मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री जहाँ है वहाँ पर जो परिवहन के साधन हैं या जो संचार के साधन हैं वो सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। वित्तीय संस्थाएं, हमारी फैक्ट्री के आसपास बहुत सारी बैंकिंग संस्थाएं वो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं, तो ये बाहरी बचतें हैं। एक क्षेत्र में अनेक उद्योग, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री जहाँ पर है वहाँ कई उद्योग उसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वहाँ उस वस्तु का जो कच्चा माल होगा वो सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो बचतें जब ज़्यादा प्राप्त होती हैं तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल लागू होता है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों के ऊपर निर्भर करती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों? देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है और इसमें आप किसी वस्तु का, सूती वस्त्र की फैक्ट्री है और सूती वस्त्र का जो कच्चा माल है वो है कपास। अब यदि आप मान लीजिए इस फैक्ट्री का किराया 10,000 रुपये देते हैं, अब इस 10,000 रुपये किराए से आप इस भवन के अंदर 1,000 जो है वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब यदि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हम 1,001 वस्त्रों का निर्माण करें, तो क्या आपको किराया ज़्यादा देना होगा? नहीं देना होगा, किराया इतना ही लगेगा। लेकिन यदि आप 1,000 की जगह 1,001 वस्त्र का निर्माण करेंगे तो आपकी कच्चा माल यानी कपास अधिक लगेगी। तो कच्चे माल की लागत क्या हुई? परिवर्तनशील लागत। और फैक्ट्री के भवन का किराया क्या हुआ? स्थिर लागत। अब सीमांत लागत को देखते हैं। सीमांत लागत क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई का आप उत्पादन करेंगे तो जो लागत आएगी, जैसे मान लीजिए कि आपने 101 भी यानी एक और इकाई का उत्पादन किया तो आपकी लागत जो है वो 100 रुपये बढ़ गई।
तो ये जो 100 रुपये आपकी लागत बढ़ेगी उसमें कच्चे माल की लागत शामिल होगी, क्योंकि कच्चा माल आपने प्रयोग किया। तो आपसे ये पूछा गया है कि सीमांत लागत स्थिर लागत पर निर्भर करती है या परिवर्तनशील लागत पर। आपको पता है कि सीमांत लागत क्या होती है। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को हम क्या कहते हैं? सीमांत लागत। अब जब आप एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे तो परिवर्तनशील लागत तो परिवर्तित होगी, लेकिन स्थिर लागत परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए जो सीमांत लागत है वो किस पर निर्भर करती है? परिवर्तनशील लागत पर। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इसको आप लिखेंगे क्वेश्चन से ही कि हाँ, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से होता है। जब आप मान लीजिए, सीमांत लागत किसे कहते हैं? एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की जो लागत होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। परिवर्तनशील लागत यानी आपने देखा कच्चे माल, कपास की लागत, जब आप उत्पादन 101 भी इकाई का उत्पादन कर रहे थे तो कपास ज़्यादा लग रही थी ना। तो परिवर्तनशील लागत जो है वो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के साथ क्या होती है? बढ़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन स्थिर लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के साथ बढ़ती नहीं है, स्थिर रहती है। यानी स्थिर लागत, भवन का किराया तो स्थिर रहेगा और कपास जो है वो ज़्यादा लगेगी। अब सीमांत लागत क्या है? एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर जो लागत आती है वो सीमांत लागत है। परिवर्तनशील लागत क्या है? अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के साथ साथ बढ़ेगी। स्थिर लागत अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए जो सीमांत लागत है उसका संबंध किससे है? परिवर्तनशील लागत से, ना कि स्थिर लागत से। ये उदाहरण जो आपने समझा था कि फैक्ट्री का किराया 10,000 रुपये है, यदि आप उत्पादन 1,000 का करें तब भी 10,000 रुपये लगेंगे, और 101 वस्त्र का उत्पादन करें तब भी 10,000 लगेंगे। तो ये स्थिर लागत है। लेकिन यदि 101वें वस्त्र का उत्पादन आप करेंगे तो कपास की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से परिवर्तनशील लागत क्या है? वो बढ़ जाएगी। इसलिए सीमांत लागत का संबंध परिवर्तनशील लागत से है, स्थिर लागत से नहीं। दीर्घकाल में स्थिर लागत समाप्त हो जाती है। क्यों? स्थिर लागत क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपका ये फैक्ट्री भवन है, चाहे आप ज़्यादा उत्पादन करें या कम उत्पादन करें, स्थिर लागत अल्पकाल में क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। लेकिन दीर्घकाल में आप नया फैक्ट्री भवन खरीद के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो दीर्घकाल में क्या हुआ? स्थिर लागत भी क्या हो गई? परिवर्तनशील, क्योंकि आपने नया फैक्ट्री भवन खरीद लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप भूमि और श्रमिकों का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। अल्पकाल में तो आप क्या करेंगे? केवल श्रमिक को बढ़ा के उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन दीर्घकाल में आप क्या कर सकते हैं? नई भूमि भी खरीद सकते हैं, श्रमिकों की संख्या भी बढ़ा के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यानी दीर्घकाल में हम सभी उत्पत्ति के साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर लागत, अब इसे लिखेंगे कैसे कि स्थिर लागत जो है वो दीर्घकाल में समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दीर्घकाल में उत्पत्ति का कोई साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में हम भवन का किराया स्थिर लागत होती है, लेकिन दीर्घकाल में नया भवन लेंगे तो उसका किराया भी हमें देना होगा। इसलिए दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं होती। दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होने का पहला कारण है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। हम नई भूमि, नया भवन सब ले सकते हैं। उत्पादन के आकार में परिवर्तन संभव। दीर्घकाल में हम उत्पादन का आकार, एक फैक्ट्री में उत्पादन कर रहे थे 2 फैक्ट्रियों में उत्पादन कर सकते हैं, यानी उत्पादन का आकार भी बढ़ा सकते हैं। दीर्घकाल में जो कुल लागत वक्र होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 से शुरू होता है, यानी दीर्घकाल में हम जो कुल लागत है वो 0 भी हो सकती है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वह
बढ़ती जाएगी। यहाँ आपको सवाल दिया है और सवाल में आपको सीमांत उत्पादन सूची निकालना है। ये रेड कलर से जो दिया है ये क्वेश्चन में है और ये आपको सीमांत उत्पादन निकालना है। आप पहले श्रमिक से काम करवाते हैं तो वो 15 उत्पादन करता है, तो सीमांत उत्पादन कितना होगा 15। पहला और दूसरा दोनों श्रमिक मिलकर कितना उत्पादन करते हैं 35, तो केवल दूसरे श्रमिक का उत्पादन कितना होगा 35 माइनस 15 20। अब 3 श्रमिक मिलकर 50 उत्पादन करते हैं और 2 श्रमिकों का उत्पादन है 35, तो केवल तीसरे श्रमिक का उत्पादन क्या होगा 50 माइनस 35 15। ऐसे 48 माइनस 50 2 और 40 माइनस 48 8। तो इस प्रकार से हम सीमांत उत्पादन ज्ञात कर लेंगे। माइनस करना और आपको विशेष कुछ नहीं है। क्वेश्चन में आपको श्रम की संख्या दी हुई है, इसको आप आंसर में लिख लेंगे। सीमांत उत्पादन दिया है, इसको लिख लिया और कुल उत्पादन आपको ज्ञात करना है। पहला श्रमिक ने 10 उत्पादन किया तो कुल उत्पादन 10 हो गया। पहला और दूसरे श्रमिक ने 18 उत्पादन किया तो पहले और दूसरे श्रमिक के उत्पादन को हम जोड़ लेंगे। 18 धन 10, तो दोनों श्रमिकों ने कितना उत्पादन किया 28। तीसरा श्रमिक लगाया, उसने उत्पादन किया 25, तो तीनों श्रमिकों ने कितना उत्पादन किया 25 धन 28। 28 क्या है 2 श्रमिकों का उत्पादन 53। चौथे श्रमिक ने उत्पादन किया 10, तो चारों ने मिलकर कितना उत्पादन किया 10 धन 53 63। पाँचवें श्रमिक ने 5 उत्पादन किया तो पाँचों श्रमिक ने कितना उत्पादन किया 5 प्लस 63 68। आपको केवल प्लस करना है। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। पहली अवस्था में यदि हम कुल उत्पाद को देखें तो कुल उत्पाद क्या होता है बढ़ता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कुल उत्पाद बढ़कर अधिकतम हो जाता है। तृतीय अवस्था में कुल उत्पाद गिरता है। सीमांत उत्पाद को हम देखें तो प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है फिर गिरना आरंभ कर देता है। ये देखिए पहले बढ़ रहा है और इसके बाद गिरना आरंभ किया। द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन गिरता है और शून्य हो जाता है। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक, 0 के नीचे क्या होता है ऋण। ये 0 है और इसके नीचे संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, उसके पहले धनात्मक होती हैं। तो सीमांत उत्पादन जो होता है वो पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर घटकर शून्य हो जाता है द्वितीय अवस्था में और तृतीय अवस्था में ऋणात्मक हो जाता है। थैंक यू।